चलो स्टार्ट करते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, अभी नहीं लिखना है, चलो पढ़ो अभी। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है समझना। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल या डबल। अरे मोनो का मतलब क्या होता है, सब तुम लोग भूल गए रे। मोनो का मतलब सिंगल ना होता है, मोनो का मतलब सिंगल यानी कि एक, और बाई या डाई शब्द का मतलब होता है दो, ट्राई शब्द का मतलब क्या होता है तीन, टेट्रा का मतलब चार। उसी तरह मोनो का मतलब क्या होता है सिंगल यानी कि एक, है ना, सिंगल यानी कि एक। और बाई और डाई का मतलब क्या होता है दो। क्लियर है, बाई या डाई का मतलब क्या होता है दो। सर फोड़ देंगे, सब भूल गई है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस अब हम लोग देखने वाले हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग कितने कैरेक्टर को लेंगे, सिंगल कैरेक्टर को लेंगे यानी कि एक कैरेक्टर को लेंगे। और कैरेक्टर यहाँ पे हम लोग लेते हैं प्लांट हाइट। क्या लेते हैं, प्लांट हाइट। और प्लांट हाइट में हमको पता है दो कैरेक्टर हो, दो ट्रेट होता है। कितना ट्रेट होता है, दो ट्रेट। एक होता है टॉल और दूसरा क्या होता है ड्वार्फ होता है। एक क्या होता है बाबू टॉल होता है और दूसरा क्या होता है टॉर्फ। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस को, है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस को पढ़ रहे हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में सबसे पहले हमने क्या जाना है कि हमको क्या लेना है, सिंगल कैरेक्टर लेना है। क्या लेना है, सिंगल कैरेक्टर। और नाम से ही पता चल गया भाई कि मोनो का मतलब क्या होता है सिंगल, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, सिंगल कैरेक्टर लेंगे। क्लियर है, कहानी खत्म। अब उसके बाद इस कैरेक्टर का मान लो हमने प्लांट हाइट लिया। क्या लिया, प्लांट हाइट। तो प्लांट हाइट का हमारे पास दो ट्रेट है, एक है क्या टॉल, एक है ड्वार्फ। और हम लोग क्या लेते हैं, हमेशा प्योर लेते हैं। प्योर यानी कि होमोजाइगस। होमोजाइगस को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ना। ये क्या हो गया तो हमारा होमोजाइगस। अब प्योर टॉल लिया, प्योर ड्वार्फ लिया। जब हमने इसके बीच में क्रॉस कराया, क्रॉस यानी कि पॉलिनेशन कराया, तो क्या आया, जब इसके बीच में हमने क्रॉस कराया तो हमारे पास क्या आया बाबू, हमारे पास इधर देखो फैक्टर जो है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कह रहा था, फैक्टर इन दोनों में से, गैमेट में इन दोनों में से कोई एक जाएगा, तो इन दोनों में से कोई एक ले लेंगे। गैमेट में इन दोनों में से कोई एक जाएगा। यहाँ पे जो कैपिटल टी स्मॉल टी आया, ये तुम्हारा क्या आया, जीनोटाइप आया। क्या आया, जीनोटाइप। इसकी अगर हम फिनोटाइप की बात करें तो क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टॉल। और उसके बाद जब हम इसका सेल्फिंग कराते हैं, सेल्फिंग का मतलब सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, यानी कि जब इसका हम लोग सेल्फिंग कराते हैं यानी सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, मतलब कि इसी कैपिटल टी स्मॉल टी को वापस से क्रॉस करा देते हैं इसी कैपिटल टी स्मॉल टी से, तब हमारे पास क्या आता है, तब हमारे पास क्या होता है, ये करके हम दिखाए थे। देखो दिखा देते हैं, फिर से दिखा देते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, देखो क्या आएगा। एक बार कैपिटल टी के साथ जाएगा, एक बार कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ जाएगा, एक बार स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ जाएगा, बात वही। उसके बाद एक बार स्मॉल टी के साथ जाएगा। ये हमारे पास आएगा F2 जनरेशन। क्या आया, F2 जनरेशन। कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये जो जनरेशन आया है ये हम कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, F2 जनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, F2 जनरेशन। क्लियर है, इस जनरेशन को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, F2 जनरेशन कहते हैं। क्लियर है एकदम, इस जनरेशन को हम लोग कहते हैं F2 जनरेशन। और ये ऊपर वाला जो जनरेशन है इसे हम लोग क्या कहते हैं, F1 जनरेशन। अब हमको बताओ कि F1 जनरेशन में कितना फिनोटाइप आया है। F1 जनरेशन में, इन F1 जनरेशन नंबर ऑफ फिनोटाइप कितना है बताओ। यही सवाल आएगा एग्जाम में, यही सवाल आएगा कि इन F1 जनरेशन नंबर ऑफ फिनोटाइप कितना है। F1 जनरेशन में नंबर ऑफ फिनोटाइप कितना आया बताओ, देख के बताओ फिनोटाइप कितना आया। अरे भाई फिनोटाइप एक आया सिर्फ और सिर्फ टॉल। इन F1 जनरेशन नंबर ऑफ फिनोटाइप कितना है, एक, है ना, नंबर ऑफ फिनोटाइप एक। कौन है भाई, टॉल है। क्लियर है एकदम, क्लियर है एकदम। जीनोटाइप अगर पूछेंगे तो कितना आएगा, F1 जनरेशन में जीनोटाइप की अगर हम बात करें तो कितना आएगा बताओ। जीनोटाइप भी कितना आएगा, एक डाल तो जीनोटाइप भी कितना आएगा, एक आएगा, है ना, जीनोटाइप भी एक। और कौन आ रहा है जीनोटाइप, कैपिटल टी और बताओ कैपिटल टी और स्मॉल टी। क्लियर है एकदम। देखो फिर से एक बार रिपीट, मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब होता है सिंगल, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, सिंगल कैरेक्टर लेंगे। सिंगल कैरेक्टर लिया तो हमने बताया एक कैरेक्टर का हमारे पास दो ट्रेट था, यानी प्लांट हाइट का दो ट्रेट था। एक था हमारे पास टॉल, एक था ड्वार्फ। दोनों को प्योर लिया, दोनों क्या लिया हमने, प्योर लिया, यानी कि होमोजाइगस लिया। होमोजाइगस लिया और उसके बाद क्रॉस कराया। जब कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में क्रॉस कराया तो हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी आया, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि दोनों में से कोई एक ही जाएगा, किसमें भैया, गैमेट में। तो एक कोई एक गो आया गैमेट में, एक कोई आया गैमेट में, कैपिटल टी स्मॉल टी आया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो फिनोटाइप आया उसका क्या आया,
टॉल आया। क्यों टॉल आया? क्योंकि डोमिनेंट की वजह से, कि लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये भी कहता है कि इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, डिसिमिलर है ना भाई, सेम थोड़ी अलग अलग है ना, तो इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। यहाँ पे कैपिटल डी तुम्हारा क्या हो जा रहा है? डोमिनेंट हो जा रहा है, और दूसरा क्या हो जा रहा है? रिसेसिव, यानी कि छुप पा रहा है। और डोमिनेंट का मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर में तुम्हारा एक जो है वो डोमिनेंट हो जा रहा है, एक क्या हो जा रहा है? रिसेसिव हो जा रहा है। इसलिए क्या हुआ यहाँ पे हमारे पास F1 जनरेशन में क्या आया? टॉल आया। क्लियर है? F1 जनरेशन में हमारे पास क्या आया? टॉल। आपसे सवाल ये आ सकता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन में टॉल क्यों आता है? तो आपका जवाब ये होगा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से। किसके वजह से? लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से। क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, दो अलग अलग जो तुम्हारा पेयर का फैक्टर में, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। एक जो है वो डोमिनेंट होगा और दूसरा रिसेसिव। एक जो होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा और दूसरा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। क्लियर है एकदम? इसीलिए हमारे पास टॉल आता है F1 जनरेशन में। क्लियर? अगर F1 जनरेशन की बात करें तो नंबर ऑफ फिनोटाइप कितना आया बाबू? एक। और नंबर ऑफ जीनोटाइप कितना आया? एक। नंबर ऑफ फिनोटाइप की बात करें कौन सा आया भाई? टॉल। और जीनोटाइप की बात करें तो कैपिटल टी स्मॉल टी। उसके बाद हमने क्या कराया? ये जो हमारे पास F1 जनरेशन आया, कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, टॉल, जो हमारे पास F1 जनरेशन आया, इसी को हमने वापस से इसी से क्रॉस करा दिया। इसी को हम लोग क्या नाम दिया? सेल्फिंग नाम दिया, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहा? सेल्फ पॉलिनेशन। जब हम सेल्फिंग करते हैं तो F2 जनरेशन में हमारे पास क्या आता है? कैपिटल टी आता है, कैपिटल टी स्मॉल टी आता है, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी कैसे आता है अभी करके दिखा दिए थे। क्लियर है एकदम? अगर हम इस पे इसका फिनोटाइप लिखे तो इसका फिनोटाइप क्या होगा? इसे हम लोग क्या लिखेंगे? टॉल लिखेंगे। इसे भी क्या लिखेंगे? टॉल लिखेंगे। इसे भी क्या लिखेंगे? टॉल लिखेंगे। और इसे क्या लिखेंगे हम लोग बाबू? ड्वार्फ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ड्वार्फ। टॉल का मतलब लंबा पौधा, ड्वार्फ का मतलब बौना पौधा। क्लियर है एकदम? टॉल का मतलब लंबा पौधा, ड्वार्फ का मतलब बौना पौधा। अब यहाँ पे F2 जनरेशन में अगर हम बात करें, इन F2 जनरेशन अगर हम बात करें तो क्या होगा? इन F2 जनरेशन अगर नंबर ऑफ फिनोटाइप तुमसे पूछेगा तो कितना बताओगे? नंबर ऑफ फिनोटाइप तुमसे पूछेगा तो कितना बताओगे? बताओ, सोच के बताओ। इन F2 जनरेशन नंबर ऑफ फिनोटाइप कितना आया? नंबर ऑफ फिनोटाइप कितना आया? इन F2 जनरेशन नंबर ऑफ फिनोटाइप इक्वल टू 2, एक आया। इस चार में से तुम्हारा टॉल कितना आया? अगर दो है ना, दो, यहाँ टॉल लेते हैं और ड्वार्फ। इस चार में से तुम्हारा जो टॉल है वो कितना आया है? 3 आया है। और इस चार में से जो तुम्हारा, उल्टा लिख दिया भाई, और इस चार में से तुम्हारा जो ड्वार्फ है वो कितना आया है? 1 आया है। क्या आया है? 1 आया। क्लियर है एकदम? देखो हम क्या बता रहे हैं, इन F2 जनरेशन यानी F2 जनरेशन में नंबर ऑफ फिनोटाइप कितना आया? 2 आया। कौन कौन आया? टॉल आया और ड्वार्फ। टॉल कितना आया? 4 में से 3। और ड्वार्फ कितना आया? 4 में से 1। क्लियर है एकदम? टॉल कितना आया? 4 में से 3। और ड्वार्फ कितना आया? 4 में से 1। क्लियर है एकदम? अब देखो क्या बोल रहे हैं हम। अब इन F2 जनरेशन अगर तुमसे नंबर ऑफ जीनोटाइप पूछेगा तो क्या बोलोगे? नंबर ऑफ जीनोटाइप पूछेगा तो क्या बोलोगे? नंबर ऑफ जीनोटाइप बोले पूछेगा तो क्या बोलोगे? नंबर ऑफ जीनोटाइप कितना आया? सोच के बताओ। इन F2 जनरेशन नंबर ऑफ जीनोटाइप कितना आया भाई? जीनोटाइप किसे कहते हैं पता है ना? तो देखो अच्छे से, नंबर ऑफ जीनोटाइप बताओ, नंबर बताना है जीनोटाइप का। इन F2 जनरेशन नंबर ऑफ जीनोटाइप, एक जीनोटाइप, यहाँ पे ये दोनों तो सेम ही है तो इसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? 2 है ना, ये भी 1 हो जाएगा तुम्हारा, और ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? 1। तो इन दोनों को 1 कंसीडर किया, इसको 1 कंसीडर किया, 1 इसको कंसीडर किया। तो नंबर ऑफ जीनोटाइप हमारा F2 जनरेशन में कितना आया बाबू? 3 आया। क्लियर है? नंबर ऑफ जीनोटाइप इन F2 जनरेशन कितना आया? 3 आया। क्लियर है? क्लियर है ये बात? अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखो 3 आया। कौन कौन आया? कौन कौन आया? देखो कैपिटल टी है ना, कैपिटल टी कितना आया? कैपिटल टी की अगर हम बात करें तो 4 में से कितना आया बताओ? 4 में से कितना आया? 1। उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी की बात करें तो 4 में से कितना आया? 2। और स्मॉल टी की बात करें तो 4 में से कितना आया? 1। क्लियर है? इसीलिए याद रखना मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो, देखो डायरेक्ट क्या करता है, बहुत सारा टीचर डायरेक्ट रटवा देगा, बोलेगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो याद कर लो, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक। हम तुमको पूरा एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि इसी वजह से ये देखो नंबर ऑफ जीनोटाइप कितना है? 4 में से 1, 4 में से 2, 4 में से 1। इसी वजह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटिपिक रेशियो होता है वो 1:2:1 होता है। याद रखना क्या होता है? 1:2:1। और सवाल यहीं से आएगा, पूछेगा बताइए कि तुम्हारा जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसमें F2 जनरेशन में जो जीनोटिपिक रेशियो है वो कितना होता है? तो आपको क्या याद रखना है? 1:2:1। कितना याद रखना है? 1:2:1। देखो 1
2 और 1, है ना, 1:2 रेशियो और 1। क्लियर है एकदम। और यहीं पे अगर तुमसे पूछ ले कि बताओ फिनोटिपिक रेशियो कितना आया, कौन सा रेशियो पूछ ले, फिनोटिपिक रेशियो पूछ ले, तो कितना आया बताओ, फिनोटिपिक रेशियो बता सकते हो। अगर फिनोटिपिक रेशियो की बात करेगा तो ये तुम्हारा 3:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3:1, जिसमें 3 तुम्हारा टॉल पौधा आया और 1 तुम्हारा ड्वार्फ पौधा आया। देखो 3 तुम्हारा टॉल पौधा आया, 1 क्या हो गया तुम्हारा ड्वार्फ पौधा हो गया। देखो सवाल चेंज हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझना होगा इसको, यहाँ पे तुम लोग फंसोगे। एक बार रिपीट फिर से, F1 जनरेशन में नंबर ऑफ फिनोटाइप 1, F1 जनरेशन में नंबर ऑफ फिनोटाइप, याद रखो यहाँ पे रेशियो नहीं पूछा है, सिर्फ नंबर पूछा है। नंबर ऑफ फिनोटाइप कितना आया, 1 आया। कौन आया, टॉल आया। जीनोटाइप कितना आया, 1 आया। कौन आया, कैपिटल टी स्मॉल टी। खत्म हो गया वहाँ का कहानी। अब आ जाओ F2 जनरेशन में। F2 जनरेशन में अगर हम आए तो नंबर ऑफ फिनोटाइप कितना आया, 2, टॉल और ड्वार्फ। नंबर ऑफ फिनोटाइप कितना आया, 2, टॉल और ड्वार्फ। लेकिन नंबर ऑफ जीनोटाइप की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ जीनोटाइप तुम्हारा कितना आया, 3, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। क्लियर है एकदम। उसके बाद अगर हम बात करें कि बताओ F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो क्या है, तो फिनोटिपिक रेशियो जो है हमारा वो कितना, 3:1 है। क्योंकि देखो 4 में से 3 हमारे पास टॉल पौधा आया और 4 में से 1 हमारे पास ड्वार्फ पौधा आया, इसलिए इसको हमने फिनोटिपिक रेशियो क्या लिखा, 3:1 लिखा। क्लियर है एकदम, क्लियर है ये बात। अब उसके बाद नंबर ऑफ जीनोटाइप तो 3 आया, लेकिन जीनोटिपिक रेशियो अगर पूछेगा तो कितना आया भाई, तो जीनोटिपिक रेशियो हमारा 1:2:1 आया। क्लियर है, 1:2:1 आया। और ये तुम्हारा पूरा कंप्लीट हुआ यहाँ पे जाके मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर है, यहाँ पे तुम्हारा क्या कंप्लीट होता जाके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब क्या किया ये मेंडल तो ऐसे काम कर दिए। अब एक साइंटिस्ट आता है, वो क्या कहता है कि ये जो यहाँ पे लिखा है ना, जो प्रोजनी आया, प्रोजनी यानी कि जो बच्चा आया है, इस बच्चे को हम एक डब्बा में रखेंगे, एक स्क्वायर में रखेंगे। किस में रखेंगे, एक स्क्वायर में। उस साइंटिस्ट का नाम था आरसी पनेट। क्या नाम था, आरसी पनेट। आरसी पनेट जो साइंटिस्ट आए ना, उन्होंने क्या किया कि बोला कि जो प्रोजनी आया है ना भैया, ये प्रोजनी को हम लोग क्या करते हैं, यानी जो बच्चा आया हमारे पास, कौन बच्चा आया था हमारे पास, टॉल। फिर उसके बाद हमारे पास और क्या आया था बाबू, टॉल आया था, फिर टॉल आया था, फिर टॉल आया था, और फिर ड्वार्फ आया था। और इसका जीनोटाइप बोलो तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये जो बच्चा आया है ना, इस बच्चे को हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर में रखते हैं। किस में रखते हैं, एक स्क्वायर में रखते हैं। क्या करते हैं, एक स्क्वायर में रखते हैं। और इस स्क्वायर को देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, देखो ऐसे करके रख दिया, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी है ना। और इस स्क्वायर, ये जो तुम्हारा स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था आरसी पनेट। क्या नाम था, आरसी पनेट। इससे भी सवाल आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्क्वायर है उसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, आरसी पनेट। और इसी वजह से इस स्क्वायर का नाम पड़ गया पनेट स्क्वायर। क्या नाम पड़ गया, पनेट स्क्वायर, यानी कि साइंटिस्ट के नाम पे ही नाम रखा गया। क्लियर है, इस स्क्वायर को क्या कहा गया, पनेट स्क्वायर। और ये सवाल नीट में भी आया था कि आरसी पनेट जो है वो कहाँ के रहने वाले थे, तो ये तुम्हारे ब्रिटिश के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, ब्रिटिश के रहने वाले थे। पूछा था बताइए, आरसी पनेट जिसने पनेट स्क्वायर दिया है वो कहाँ के रहने वाले थे, तो वो ब्रिटिश के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे बाबू, ब्रिटिश के रहने वाले थे। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने जो जीनोटाइप हमारे पास आ रहा था, जो हमारे पास जीनोटाइप आ रहा था, उसको शो करने के लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया। पनेट स्क्वायर क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब ग्राफ की तरह बना के दिखाने वाला एक रिप्रेजेंटेशन है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। टू शो जीनोटाइप, जीनोटाइप को शो करने के लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है क्या हमारे पास, पनेट स्क्वायर। किसने दिया, आरसी पनेट। याद रखना, पनेट स्क्वायर क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जीनोटाइप को शो करने के लिए। और किसने दिया, आरसी पनेट ने। किसने दिया, आरसी पनेट। और कहाँ के रहने वाले थे, ब्रिटिश पे। कहाँ के रहने वाले थे, ब्रिटिश का। और स्क्वायर का नाम क्या था, पनेट स्क्वायर। और देने वाले साइंटिस्ट का नाम आरसी पनेट। इसलिए इतना जोर डाल लें क्योंकि मुझे लग रहा है कि 2025 में इससे क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि इधर हाल फिलहाल में इधर क्वेश्चन इससे आया नहीं है और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है किसी भी एग्जाम का। इसलिए पनेट स्क्वायर देने वाले साइंटिस्ट का नाम आरसी पनेट। कहाँ के रहने वाले थे, ब्रिटिश के। क्या करता है पनेट स्क्वायर, जो जीनोटाइप आया था हमारे पास उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को शो करता है। क्लियर है एकदम, क्लियर है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अगर फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो क्या आता है, 3:, और जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो 1:2:1। याद कर लो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा,
3:1। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा? 3:1। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा? 3:1। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा? बस इसको याद रखना, यहाँ से भी डायरेक्ट सवाल आएगा, जहाँ से डायरेक्ट सवाल आएगा उसको याद रखो। पनेट स्क्वायर, आरती पनेट ब्रिटिश के रहने वाले थे। फिनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का 3:1। फिनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का 3:1। जीनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का 1:2:1। कैसे आया पूरा देख लिया, क्लियर है? कैसे आया पूरा देख लिया। मोनो मतलब सिंगल कैरेक्टर के बीच में हम लोग क्या कराएंगे? क्रॉस कराएंगे। क्लियर है? एकदम क्लियर है पूरा। इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस से सवाल आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर है? बहुत ज़्यादा होता है कि इससे सवाल आ जाए तुम्हारा, यहाँ से सवाल आ जाए पूछ ले फिनोटिपिक रेशियो, यहाँ से सवाल आ जाए पूछ ले जीनोटिपिक रेशियो, और एक सवाल यहाँ से बनता है तुम्हारा आरसी पनेट ने क्या दिया था? पनेट स्क्वायर दिया था। क्लियर है पूरा? क्लियर है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब हम लोग पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या पढ़ेंगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा? यहाँ पे हमने सिंगल कैरेक्टर लिया था, वहाँ पे डबल कैरेक्टर लेंगे, इस वजह से वो थोड़ा तुम लोग के लिए हार्ड हो जाएगा। समझे बात? उसके बाद होता है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ट्राई हाइब्रिड तुम लोग को नहीं पढ़ना, लास्ट तुम लोग को कहाँ तक पढ़ना है? डाई हाइब्रिड तक। तो नाउ डाई हाइब्रिड क्रॉस, यहाँ पे कितना कैरेक्टर लेंगे हम लोग? 2 कैरेक्टर, क्योंकि डाई का मतलब क्या होता है? 2, और मोनो का मतलब क्या होता है? 1, यानी कि सिंगल। 2 कैरेक्टर लेंगे। क्या क्या लेंगे भाई? एक लेंगे प्लांट हाइट, एक हम लोग क्या लेंगे? प्लांट हाइट। तो पहले प्लांट हाइट ले लेते हैं। टॉल हो गया हमारे पास, उसके बाद और क्या हो गया? ड्वार्फ। उसके बाद हम लोग शीट का शेप लेते हैं। क्या लेते हैं? शीट का शेप। एक होता है तुम्हारा राउंड, एक क्या होता है? राउंड, और ड्वार्फ, और उसके के साथ हमारा जाता है रिंकल्ड। क्या होता है? रिंकल्ड। आप अपने इसको, ये चीज़ हमको कहाँ मिलेगा सर? हमने जो तो ऊपर टेबल दिखवाया था 7 कैरेक्टर 14 ट्रेड का, उसको याद कर लेना है। क्लियर है? ये तुम्हारा क्या हो गया भाई? टॉल राउंड हो गया और ड्वार्फ रिंकल्ड हो गया। टॉल राउंड और क्या हो गया? ड्वार्फ रिंकल्ड। ये दोनों तुम्हारा रिसेसिव है, ये दोनों का दोनों तुम्हारा डोमिनेंट है। कैपिटल टी इसके लिए लिखेंगे, कैपिटल आर इसके लिए लिखेंगे। उसके बाद तुम्हारा स्मॉल टी इसके लिए लिखेंगे, और स्मॉल आर इसके लिए लिखेंगे। जब इसके बीच में हम लोग क्रॉस कराते हैं तो हमारे पास क्या आता है? सिंपल है भाई, इधर से एक लिख दो कैपिटल टी, इधर से एक दे दो कैपिटल आर, है ना? इधर से एक दे दो स्मॉल टी, इधर से एक दे दो स्मॉल आर। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? हमने देखा इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से ये जो F1 जनरेशन है ये हमारा आता है टॉल और राउंड। क्या आता है? टॉल और राउंड आता है। क्या आता है? टॉल राउंड। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? वापस से इस कैपिटल टी आर और उसके बाद स्मॉल आर जो है इससे वापस से इसी को क्रॉस कराते हैं। कैपिटल टी आर, उसके बाद तुम्हारा क्या बचा भाई? स्मॉल टी आर, इसको वापस से क्रॉस कराते हैं। इसलिए यहाँ पे तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठना है। जब हम इसको क्रॉस कराते हैं, देखो डायरेक्ट याद रखना, क्रॉस लिख लोगे, डायरेक्ट ये याद रखना, जब हम इसको क्रॉस कराते हैं तो देखो अब हम लोग बॉक्स में दिखाना चाह रहे हैं। किस में दिखा रहे हैं? बॉक्स में लगभग 16 प्रोजनी आता है। कितना बच्चा आता है? 16 बच्चा आता है, 16 प्रोजनी आता है। अभी हम तुम लोग को गैमेट निकालना सिखाएंगे, गैमेट कैसे निकलता है। पहले गैमेट निकालना सीखो। इसका गैमेट कैसे निकलेगा, है ना? गैमेट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। गैमेट निकालने के लिए क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है, गैमेट इक्वल टू 2 टू पावर n। और यहाँ पे जो n है ना, वो n क्या है? हेट्रोजाइगस है। n इक्वल टू क्या है बाबू? हेट्रोजाइगस। n इक्वल टू क्या है? हेट्रोजाइगस। और हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होता है पता है आप लोग को? बता चुके हैं हेट्रोजाइगस। तो यहाँ पे बताओ कितना हेट्रोजाइगस है? यहाँ पे इतना में देख के बताओ कितना हेट्रोजाइगस है? एक हेट्रोजाइगस यहाँ पे, एक हेट्रोजाइगस यहाँ पे। अरे यही ना हेट्रोजाइगस। ये क्या हो गया? होमोजाइगस। ये क्या हो गया? हेट्रोजाइगस। ये क्या हो गया? होमोजाइगस। फिर उसके बाद ये क्या हो गया? हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होता है? जब दोनों जो तुम्हारा अलील है वो क्या हो? डिफरेंस हो, है ना? जो अलील जो है वो डिफरेंट हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोजाइगस। और होमोजाइगस में क्या होगा? दोनों अलील जो है वो हमारे पास क्या होगा? सेम होगा। समझ है बात? दोनों अलील जो है हमारे पास क्या होगा? सेम। ये कहलाएगा होमोजाइगस। और जब अलील डिफरेंट होगा वो क्या कहलाएगा? हेट्रोजाइगस। जब एक ही
कैरेक्टर का डिफरेंट एलील होगा तो उसे हम लोग हेट्रोजाइगस कहेंगे, और जब सेम एलील होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, होमोजाइगस। तो यहाँ पे होमोजाइगस हेट्रोजाइगस कितना है बताओ, एक हेट्रोजाइगस यहाँ एक यहाँ, तो टोटल हो गया कितना, दो हेट्रोजाइगस यहाँ पे, तो 2 इक्वल टू कितना हो गया n, है ना। 2 n पे कितना लिखेंगे हम लोग, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस कितना था 2, 2 का पावर 2 कितना होता है 4, तो मतलब यहाँ पे कितना गैमेट बनेगा 4। अब कैसे 4 गैमेट बनेगा देखो, पहले एक पॉइंट लो, एक पॉइंट दे दो, एक पॉइंट से ऐसे एगो लाइन दे दो और फिर एगो ऐसे लाइन दे दो, और उसके बाद एक बार कैपिटल टी लिखो और तुम एक बार स्मॉल टी लिखो। एक बार क्या लिखो, कैपिटल टी, एक बार स्मॉल टी। अब इस कैपिटल टी के साथ एक बार कैपिटल आर दे दो, एक बार स्मॉल आर दे दो, और इस स्मॉल टी के साथ भी एक बार कैपिटल आर दे दो, एक बार स्मॉल आर दे दो, और उसके बाद इन दोनों को मिला के लिख लो, टी और आर लिख लो, टी और स्मॉल आर लिख लो, फिर उसके बाद स्मॉल टी और कैपिटल आर, स्मॉल टी और स्मॉल आर। ये तुम्हारा 4 गैमेट बना कि नहीं बना, और यही तुम्हारा 4 गैमेट। अब उसके बाद उन चारों गैमेट को देखो, इधर लिखना है कैपिटल टी आर, फिर उसके बाद क्या आया भाई, स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल आर, उसके बाद तुम्हारा क्या आया, स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर, फिर उसके बाद वापस से इधर लिख लो, क्लियर है। फिर उसके बाद टी आर, फिर उसके बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा, स्मॉल टी आर, और उसके बाद स्मॉल टी आर, क्लियर है, स्मॉल टी और आर। अब उसके बाद क्या करो, डब्बा भर लो, टी आर टी आर, समझ आया बात। इस तरह से पूरा बॉक्स भर लेना, इस तरह से तुम्हारे में पूरा भरा हुआ होगा, क्लियर है। इस तरह से तुमको 16 का 16 प्रोजनी भर लेना है, क्लियर है। अब देखो होगा क्या, हमको क्या याद रखना है, इसका मेन रिजल्ट याद रखना है। हमको ये याद रखना है कि यहाँ पे हमने क्या करा है, F1 जनरेशन में अगर हम बात करें तो हमारे पास जीनोटाइप क्या आया। इन F1 जनरेशन अगर हम बात करें, इन F1 जनरेशन नंबर ऑफ जीनोटाइप की अगर हम बात करें तो पहले कितना आया बताओ, नंबर ऑफ जीनोटाइप कितना आया और फिनोटाइप कितना आया, देख के बताओ। नंबर ऑफ जीनोटाइप और नंबर ऑफ फिनोटाइप कितना आता है F1 जनरेशन में नंबर ऑफ फिनोटाइप 340, फिनोटाइप क्या आया, टॉल राउंड आया है ना। तो नंबर की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ फिनोटाइप कितना है, एक, वो भी कौन है भाई, टॉल राउंड। ये टॉल राउंड एक चीज़ है, टॉल राउंड क्या है, एक साथ है, इसलिए हम लोग इसको एक कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि डायहाइब्रिड क्रॉस करा रहे हैं ना। और उसके बाद तुम्हारा जीनोटाइप क्या आया था, ये आया था बाद में ना, हम लोग इसी को बाद में इससे क्रॉस करा रहे थे, तो आया तो यही था ना। तो जीनोटाइप भी कितना आया, एक आया। तो ये बात समझ में आया बात। F1 जनरेशन में नंबर ऑफ फिनोटाइप और जीनोटाइप चाहे मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो चाहे डाईहाइब्रिड क्रॉस हो, एक आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमने क्या कहा कि F1 जनरेशन में चाहे मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो चाहे डाईहाइब्रिड क्रॉस हो, तुम्हारा जीनोटाइप का नंबर हो या फिनोटाइप का नंबर हो, वो कितना आएगा, एक आएगा, क्लियर है एक बात। अब तुमको याद क्या रखना है, तुमको याद रखना है F2 जनरेशन। क्या याद रखना है, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन मेन इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। इन F2 जनरेशन अगर हम बात करें, इन F2 जनरेशन अगर हम बात करें तो तुम्हारा क्या आता है, इन F2 जनरेशन जो तुम्हारा है फिनोटाइप, तुम्हारा इन F2 जनरेशन अगर हम बात करें तो तुम्हारे पास क्या आएगा, तुम्हारे पास अलग अलग प्रोजनी आते हैं। तुम्हारे पास आता है टॉल और राउंड आता है, टॉल और राउंड आता है। फिर उसके बाद तुम्हारे पास टॉल और रिंकल्ड आता है, टॉल और क्या आता है, रिंकल्ड आता है। टॉल राउंड हो गया, टॉल रिंकल्ड हो गया। फिर उसके बाद ड्वार्फ राउंड आता है, तुम्हारे पास क्या आता है, ड्वार्फ राउंड। और उसके बाद तुम्हारा आता है ड्वार्फ रिंकल्ड। उसके बाद तुम्हारा क्या आता है, ड्वार्फ रिंकल्ड। और ये जो टॉल राउंड आता है, हमने क्या कहा कि अभी टोटल प्रोजनी जो हमारे पास है वो कितना बनेगा, इन F2 जनरेशन में टोटल नंबर ऑफ प्रोजनी हमारे पास कितना बनेगा, 16। तो इस 16 में से जो टॉल राउंड है तुम्हारा, इस 16 में से जो तुम्हारा टॉल राउंड है वो कितना आता है, 9 आता है। इस 16 में से जो तुम्हारा टॉल रिंकल्ड है वो 3 आता है। इस 16 में से जो तुम्हारा टॉल राउंड है वो कितना आता है, 3 आता है। और जो तुम्हारा ड्वार्फ रिंकल्ड है वो इस 16 में से कितना आता है, 1 आता है। क्लियर है, कितना आता है, 1 आता है। ये हमने क्या देखा, टॉल राउंड, टॉल रिंकल्ड, ड्वार्फ राउंड, ड्वार्फ रिंकल्ड, ये हमने क्या देखा, फिनोटाइप देखा। क्या देखा, फिनोटाइप। तो अगर नंबर ऑफ फिनोटाइप पूछेगा F2 जनरेशन में तो कितना आ रहा है, 1 2 3 और 4 ही आ रहा है ना। नंबर ऑफ फिनोटाइप अगर पूछे इन F2 जनरेशन, अगर नंबर ऑफ फिनोटाइप पूछ ले तो नंबर ऑफ फिनोटाइप क्या बताओगे, नंबर ऑफ फिनोटाइप क्या बताओगे, फिनोटाइप इक्वल टू हमारे पास कितना आया, 4 आया। कौन कौन, टॉल राउंड, टॉल रिंकल्ड, ड्वार्फ राउंड, ड्वार्फ रिंकल्ड। क्लियर है। अब ये टॉल राउंड कितना आया, 16 में से 9 आया। टॉल रिंकल्ड कितना आया, 16 में से 3 आया।
ड्वार्फ राउंड कितना आया, 16 में से 3 आया, और ड्वार्फ रिंकल्ड कितना आया, 16 में से 1 आया। क्लियर है एकदम। इसी वजह से जो तुम्हारा F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो है, क्या बोला हमने, फिनोटिपिक रेशियो है, वो क्या आता है, फिनोटिपिक रेशियो की अगर हम बात करें तो वो क्या आता है, 9:3:3:1 आता है। क्या आता है, 9:3:3:1। और जितना भी रेशियो पढ़े हो उस सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो यही है, सवाल सबसे ज़्यादा इसी पे आता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो बताइए। तो डाई हाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो क्या है, 9:3:3:1। मतलब कि 16 में से 9 टॉल राउंड, 16 में से 3 टॉल रिंकल्ड, 16 में से 3 ड्वार्फ राउंड, और 16 में से 1 हमारे पास ड्वार्फ रिंकल्ड। क्लियर है। तो फिनोटिपिक रेशियो अगर पूछेगा डाई हाइब्रिड क्रॉस का तो क्या बोलोगे, 9:3:3:1। फिर से बोलो मेरे साथ साथ, 9:3:3:1, 9:3:3:1। और अगर फिनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का पूछेगा तो क्या बोलोगे, जीनोटिपिक रेशियो है वो, गलत कर दिए, 3:1, 3:1। फिनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का 3:1, जीनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का 1:2:1। और उसके बाद अब तुम्हारा फिनोटिपिक रेशियो डाई हाइब्रिड क्रॉस का 9:3:3:1। और जीनोटिपिक रेशियो अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस का पूछेगा तो बहुत लंबा जाता है, नहीं पूछेगा। देखो क्या आएगा, 1:2:1:4:4:1:2:1। कैसे आया देखो, सबसे पहले हमने इस 9 को तोड़ा इसमें, ठीक है, फिर इस 3 को तोड़ा 1:2 में, फिर इस 3 को तोड़ा 1:2 में, और फिर इस 1 का 1 लिख दिया। नहीं पूछेगा टेंशन नहीं लो, अगर पूछेगा तो इस तरह से दिमाग लगा लेना। क्लियर है, क्लियर है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो हो गया। क्या आ गया, जीनोटिपिक रेशियो। और डाई हाइब्रिड क्रॉस का तुम्हारा फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, 9:3:3:1। डाई हाइब्रिड क्रॉस के बीच में, डाई हाइब्रिड क्रॉस जो होता है उसमें हम लोग कितना कैरेक्टर लेते हैं, 2 अलग अलग कैरेक्टर लेते हैं, जिसका ट्रेट कितना हो जाता है, 4, 2 डोमिनेंट 2 रिसेसिव। टॉल और राउंड डोमिनेंट था, ड्वार्फ और रिंकल्ड हमारे पास क्या था, रिसेसिव था। गैमेट का फॉर्मूला याद रखना, 2n। n क्या है, हेट्रोजाइगस है। क्लियर है, n क्या है बाबू, हेट्रोजाइगस है। क्लियर है। कैसे पता करते हैं गैमेट, ये समझ में आ गया हम लोग को। क्लियर है एकदम। उसके बाद हमने ये दिखा दिया टोटल 16 प्रोजनी बनेगा, इस तरह से बॉक्स भर लेना, कुछ मुश्किल काम नहीं है ना। उसके बाद तुम्हारा क्या है, अब हम लोग बात करेंगे जीन और एलील के ऊपर, जीन और एलील के ऊपर। जीन एंड एलील की बात कर लेते हैं। अरे जीन एंड एलील की बात करते हैं, इधर देखो जीन और एलील क्या होता है, हाँ पहले लिखना था। अब देखो ये होता है क्या, एलील क्या होता है, इधर सुनिए, इधर बहुत ज़्यादा गलती होगा यहाँ पे। क्वेश्चन 2022 में आपके एग्जाम में पूछा गया है, जीन और एलील इसलिए पढ़ना है। 2022 के एग्जाम में क्या पूछा गया था, देखो एलील होता क्या, सीधा डेफिनेशन याद रखना, इसी डेफिनेशन से क्वेश्चन आ गया अगर एलील से आएगा तो। नीट में भी, नीट 2024 में मैच करने के लिए 4 चीज़ आया फिर इस चैप्टर से, 4 चीज़, उसमें से एक मैच जो था वो एलील के ऊपर था, और डेफिनेशन यही था कि स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन, जीन स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन इक्वल टू एलील। वो क्या कहलाता है हमारा, एलील। मतलब हल्का सा डिफरेंट फॉर्म जीन का क्या कहला रहा है, एलील कह रहा है। हल्का सा डिफरेंट फॉर्म, अलग फॉर्म जो जीन का है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, एलील। या ऐसे समझो कि ब्लैक आई का हमारे पास एक जीन था, है ना, ब्लैक आई का क्या था हमारे पास जीन, उसके हल्के मॉडिफिकेशन से ब्लू आई का जीन बन गया। तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने किस शब्द का इस्तेमाल किया, एलील का इस्तेमाल किया। समझे बात, ब्लैक आई को तुम जीन भी कह सकते हो, एलील भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जीन भी, ब्लैक आई जो है तुम्हारा ट्रेट हुआ तो उस ट्रेट को तुम जीन भी कह सकते हो, एलील भी कह सकते हो। एलील और जीन में ज़्यादा अंतर नहीं है, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील। याद रखना, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन तुम्हारा क्या है, एलील है। और यहाँ से क्वेश्चन आया था कब, 2022 के एग्जाम में, 2022 के एग्जाम में तुम्हारा क्या आया था, यहाँ से क्वेश्चन आया था कि स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन क्या होता है, तुम्हारा एलील होता है। याद रखना, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन, बार बार बोल रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन, हल्का सा जीन का मॉडिफिकेशन क्या कहलाता है, तुम्हारा एलील कहलाता है। क्या कहलाता है, एलील कहलाता है। इतना तुम्हारे लिए मोर देन सफिशिएंट है कि स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन क्या कहलाता है, तुम्हारा एलील कहलाता है। क्लियर है। और क्वेश्चन कब आया था, 2022 के एग्जाम में आपसे ये सवाल
पूछा गया था कि जो स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म होता है जीन का उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आप क्या आंसर लगाइएगा, एलील आंसर लगाइएगा। क्लियर है एकदम। और इससे सवाल 2024 में भी आया था, मैच द कॉलम में। क्लियर है एकदम, क्लियर है। एलील क्लियर है, जीन क्लियर है। जीन तो पढ़ा चुके हैं, सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए के सेगमेंट को, डीएनए के टुकड़े को हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। विच कोड, जो कोड करता है किस लिए, प्रोटीन के लिए। नेक्स्ट चैप्टर के हिसाब से डेफिनेशन था। अगर इस चैप्टर के हिसाब से बोले तो क्या करता है, कंट्रोल, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है ना, जो कंट्रोल करता है कैरेक्टर को, फीचर को कंट्रोल करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीन। और जीन क्या होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्या है, डीएनए, इसके सेगमेंट को, इसके टुकड़े को हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। जो क्या करता हो, कंट्रोल करता हो किसको, ट्रेट को। ट्रेट को किसको कंट्रोल करता हो, ट्रेट को। और ट्रेट का मतलब समझ में आ गया होगा, फीचर को, यानी कि किसी कैरेक्टर को। क्लियर है, किसी कैरेक्टर को, किसी लक्षण को कंट्रोल करता है। और सेगमेंट ऑफ डीएनए है, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, जीन कह रहे हैं। डीएनए का ही टुकड़ा क्या कहलाता है, जीन। हमने आपको एक सवाल भी दिया था कि जीन जो है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, डीएनए पे, क्रोमैटिन पे या क्रोमोसोम पे, सब पे, सब पे है ना, डीएनए पे भी, क्रोमैटिन पे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये लॉ कहता है क्या, इससे डेफिनेशन, इससे सवाल बस यही आएगा, डेफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। ये कहता है सेग्रीगेट, जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा, कैपिटल टी स्मॉल टी देखा था अभी थोड़ी देर पहले, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये कहता है कि सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन सेग्रीगेशन ऑफ अदर पेयर ऑफ फैक्टर। मतलब क्या हुआ सर, मतलब समझिएगा। ये कहता है कि सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, वन पेयर ऑफ ट्रेट, segregation of one pair of trait independent to segregation of another pair। तुम्हारा जो इसका अलग होना है, ये जो तुम्हारा सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ ट्रेट, इस ट्रेट का अलग होना इस ट्रेट पे के अलग होने के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मतलब ये ट्रेट अपना अलग होगा और ये ट्रेट जो है वो अपना अलग होगा। समझे बात। तो सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ ट्रेट, एक जो ट्रेट का सेग्रीगेशन हो रहा है यानी अलग हो रहा है, वो दूसरे पेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। क्लियर है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट कहते हैं। क्लियर है। लेकिन एक केस आता है तुम्हारा, एक केस क्या आता है कि लिंकेज के केस में क्या होता है तुम्हारा, लिंकेज हम लोग आगे पढ़ेंगे। लिंकेज के केस में क्या होता है, हमारा जो फैक्टर है जैसे इस तरह से प्रेजेंट होता है, समझे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर क्रोमोसोम जाएगा तो दोनों का दोनों जो है हमारे पास ट्रेट वो एक साथ चल जाएगा, है ना। यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पे लिंकेज के केस में ये जाकर क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। लिंकेज के केस में क्या हो जाता है, ये जाके फेल हो जाता है। इसलिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट का अगर आपसे एक्सेप्शन पूछे कि बताइए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट का एक्सेप्शन क्या है, तो आपको आंसर क्या लगाना है, लिंकेज। लिंकेज आगे हम लोग पढ़ेंगे। मॉर्गन साहब थे, एक मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट, उन्होंने लिंकेज को दिया था। क्लियर है। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, सीधा याद रखना है कि एक पेयर जो तुम्हारा ट्रेट है या फैक्टर है, उसका अलग होना दूसरे ट्रेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ ट्रेट डज नॉट डिपेंड ऑन सेग्रीगेशन ऑफ अदर पेयर ऑफ ट्रेट। एक पेयर जो तुम्हारा ट्रेट है, इसका अलग होना इसके अलग होने पे डिपेंड नहीं करेगा। याद रखना, इसका अलग होना इसके अलग होने पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है, एकदम पूरा क्लियर है ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन भी याद रखना क्या होता है, लिंकेज। क्लियर है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का तुम्हारा एक्सेप्शन क्या होता है, लिंकेज। क्लियर है। लिंकेज किसने दिया था, टी.एच. मॉर्गन ने। किसने दिया था, टी.एच. मॉर्गन ने। ये भी सवाल बहुत अच्छा है कि लिंकेज किसने दिया था, तो टी.एच. मॉर्गन ने। मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। आगे हम लोग लिंकेज पढ़ेंगे। पहले ये बताओ कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्लियर है या नहीं है। और ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट जो तुम्हारा है ना, ये कैपेबल, मतलब इसको अप्लाई करने के लिए ये अप्लाई तभी होता है जब आपके पास मिनिमम यानी कि कम से कम डाई हाइब्रिड क्रॉस हो। यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस से नीचे ये बात नहीं करता है। ये जो तुम्हारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे लगता है भाई, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पे लगता है, ट्राई हाइब्रिड पे लगेगा, आगे फर्दर लगेगा, लेकिन मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे ये जो तुम्हारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये नहीं लगता है। क्लियर है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ क्या है, एक सिद्धांत।
और सिद्धांत होता है क्या, किसी चीज़ पे लागू होना। लेकिन ये जो सिद्धांत है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे लागू नहीं होता। ये किस पे के लिए होता है भाई, मिनिमम हमको डाईहाइब्रिड क्रॉस चाहिए। इसका एक्सेप्शन क्या है, लिंकेज है। ये क्या कहता है कि वन पेयर का अलग होना, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ ट्रेट इंडिपेंडेंट होता है सेग्रीगेशन ऑफ अनदर पेयर, दूसरे पेयर का जो हमारे पास ट्रेट है उसका अलग होना और इसका अलग होना, इन दोनों में ये जो है वो आपस में इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये दोनों आपस में डिपेंड नहीं होते हैं। क्लियर है। जैसे यहाँ पे कैपिटल टी अपना अलग हो गया, स्मॉल टी अलग हो गया, कैपिटल आर अपना अलग हो गया, स्मॉल आर अलग हो गया। लेकिन लिंकेज के केस में ऐसा नहीं दिखता है, इसलिए लिंकेज इसका क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन। क्लियर है, लिंकेज इसका क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएगा। क्लियर है पूरा, ये पूरा क्लियर। चलो तो यही